सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओएस एलडीसी का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। मास यानी चेन्नई डिवीज़न का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ये 27/9/2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हम लोग प्रश्न की तरफ। और दोस्तों ये पेपर हमारा SWI ओएस सीनियर क्लर्क ये सभी के लिए उपयोगी रहेगा। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, द स्टाफ बेनिफिट फंड इज यूज्ड फॉर व्हाट। ऑप्शन 1 है कैंटीन फैसिलिटीज, चिल्ड्रंस स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड ऑल ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 1 है उसका आंसर होगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ द एबव। चैनल पर SBF से रिलेटेड एक वीडियो पड़ा है, अगर आप देख लेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों को चर्चा की गई है। ये सारे चीज़ उसमें कवर अप होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा डी, ये सभी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर कैन बी अवेल्ड बाय। तो ऑप्शन है ओनली सर्विस सर्विंग स्टाफ, ओनली फैमिली मेंबर्स, ओनली रिटायर्ड एंड देयर डिपेंडेंट्स एज पर रूल्स, एनी पर्सन। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 2 है उसका आंसर होगा ए, ओनली सर्विंग स्टाफ एंड फैमिली मेंबर्स। अब प्रश्न 3 है दोस्तों, सीनियरिटी फॉर प्रमोशन इज बेस्ड ऑन एज, एग्जाम, डेट ऑफ एंट्री एंड सर्विस एंड क्वालिफिकेशन। प्रश्न संख्या जो हमारा 3 है दोस्तों उसका आंसर होगा सी, डेट ऑफ एंट्री एंड सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टाफ में अपील अ पेनल्टी ऑर्डर विद इन। तो 7 डेज, 45 डेज, 60 डेज और 90 डेज। यानी प्रश्न संख्या हमारा 4 का आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बी, 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कैंडिडेट्स फेल्स 3 टाइम्स in a departmental competitive exam, what is the next step? Fourth attempt permitted, no further no further attempts on GM special approval, retest after 1 year। प्रश्न संख्या जो हमारा 5 है उसका आंसर है ए, फोर्थ अटेम्प्ट परमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटायर्ड पेंशन retired staff pension increases on DA is given as only basic pension, only basic pension plus commutation portion, full pension, no DA is given। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 6 है दोस्तों इसका आंसर होगा ए, ओनली बेसिक पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड केयर लीव इज अवेलेबल टू। यानी प्रश्न है हमारा, चाइल्ड केयर लीव किसे उपलब्ध है? ऑल मेल स्टाफ, ओनली वुमेन स्टाफ विथ माइनर चिल्ड्रन, एनी डिपेंडेंट, ओनली ऑफिसर्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 7 है दोस्तों उसका आंसर होगा बी, ओनली वुमेन स्टाफ, लेकिन सिंगल जो पर्सन होते हैं उनको भी अलाउड होता है। लीव ट्रैवल कंसेशन इज गिवन ऑन earned leave only, all type of leave except CL, casual leave and restricted holidays। प्रश्न संख्या जो हमारा 8 है दोस्तों उसका आंसर होगा बी, ऑल टाइप ऑफ लीव एक्सेप्ट CL। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज मैनेज्ड बाय अकाउंट डिपार्टमेंट, वेलफेयर इंस्पेक्टर, एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क एंड स्टेशन मास्टर। प्रश्न संख्या जो 9 का क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सीनियरिटी फॉर प्रमोशन इन सिलेक्शन पोस्ट इज डिटरमिन्ड बाय।
passing year of exam, date of birth, merit position in panel and service date, qualification alone। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 10 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, मेरिट पोजीशन इन पैनल एंड डेट ऑफ सर्विस। Office records can be weeded out after how many years? 1 year, 3 year as per prescribed retention rule and never। प्रश्न संख्या जो हमारा 11 होगा दोस्तों उसका आंसर होगा सी, एज पर प्रेस्क्राइब रिटेंशन शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अंडरपास रूल डिपेंडेंट रिफर्स टू एन रिलेटिव, स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इफ डिपेंडेंट्स, वर्किंग सन, ओनली स्पाउस। प्रश्न संख्या जो हमारा 12 है दोस्तों उसका आंसर होगा बी, स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इफ डिपेंडेंट। A railway staff on extraordinary leave is not entitled to pay an allowance, entitled only to basic pay, gets half salary, gets all benefits। प्रश्न संख्या जो हमारा 13 है दोस्तों उसका आंसर होगा ए, नॉट इंटाइटल टू पे एंड अलाउंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में दोस्तों कोई आपको वेतन भत्ता नहीं मिलता है। Last pay certificate for transferred staff is prepared by whom? Accounts branch, previous office establishment section, personal officer, new units establishment branch। प्रश्न संख्या जो हमारा 14 है दोस्तों उसका आंसर होगा हमारा बी, प्रीवियस ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकैशमेंट ऑफ लीज इज अलाउड अप टू, अवकाश का नकदीकरण अधिकतम कितने दिनों तक मान्य होता है? ओके तो 100 डेज, 150 डेज, 240 डेज एंड 300 डेज। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आंसर होगा दोस्तों आफ्टर रिटायरमेंट आप 300 दिन का इनकैशमेंट करा सकते हैं। ड्यूरिंग सर्विस 60 दिन का कराया जाता है, एक बार में 10 लीव और 2 ईयर के गैप में। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों डीए इज रिवाइज नॉर्मली, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। प्रश्न संख्या जो हमारा 16 है दोस्तों वो हमारा बाई एनुअली या सेमी एनुअली ये हमारा रिवाइज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ऑल कैश पेमेंट्स इन रेलवे आर मेड बाय होम? पे बिल क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड चीफ कैशियर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 17 है दोस्तों उसका आंसर होगा मुख्य कोषाध्यक्ष, चीफ कैशियर। ऑल लीव रिकॉर्ड मस्ट बी चेक्ड एट लीस्ट, यानी सभी अवकाश अभिलेख कम से कम कितने समय में जांचे जाने चाहिए? तो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एंड फोर्टनाइटली। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 18 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अथॉरिटी टू रिविजिट और अमेंड पास रूल लाइज विथ होम? डीआरएम, पर्सनल ऑफिसर, जनरल मैनेजर एंड रेलवे बोर्ड। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 19 का आंसर होगा दोस्तों वो है डी, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज ट्रीटेड एज सर्विस फॉर ऑल पर्पस ओनली पेंशन कैलकुलेशन इफ एक्सोनरेटेड ओनली फॉर लीव पर्पस। प्रश्न संख्या जो हमारा 20 आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, अगर आप एक्सोनरेटेड मतलब आपको जो सस्पेंशन का जो पीरियड है उसे पेनाल्टी के रूप में इम्पोज न किया गया हो, यानी आपको उससे मुक्त कर दिया गया हो, बरी कर दिया गया हो, तो ये सेवा के रूप में मानी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोशनल इंक्रीमेंट इज अवार्डेड ओके on completion of 5 years on date of increment if retired 1 day before for meritorious service for completion of training। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 21 होगा दोस्तों उसका आंसर होगा बी। देख रहे होंगे कि अभी एक फ़िलहाल लेटर दौड़ रहा है नोशनल इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग, तो उसमें वही होता है कि एक दिन अगर आप रिटायरमेंट इंक्रीमेंट डेट से पहले रिटायर्ड होते हैं तो आपको एक नोशनल इंक्रीमेंट
दे दिया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 22 है दोस्तों। फॉर अवेलिंग लीव नॉट ड्यू स्टाफ मस्ट, यानी लीव नॉट ड्यू लेने के लिए कर्मचारी को क्या करना चाहिए? सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट, गेट सुपरवाइजर परमिशन, वेट फॉर 1 ईयर, अपील टू DRM। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 22 है दोस्तों, 22 का आंसर होगा ए। आप मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो उसी के बिहाफ पर लीव नॉट ड्यू 360 दिन का पूरे सर्विस काल में दिया जाता है, जो आपके LHAP के पेमेंट के बराबर होता है, और ये अपकमिंग LHAP से डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन लीव कैन बी इनकैश्ड, अर्जित अवकाश को नगद कब किया जा सकता है? आफ्टर 2 years ऑफ सर्विस, ऑन ट्रांसफ़र, ऑन रिटायरमेंट, और एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर, एनी टाइम। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 23 है दोस्तों, उसका आंसर होगा सी, ऑन रिटायरमेंट और एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। तेईस का आंसर देखिए, दो चीज़ें इसमें होता है। रिटायरमेंट के बाद तो आपका 300 का इनकैशमेंट होगा ही होगा, और सर्विस पीरियड में आपका हर 2 साल बाद आप लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं, 10 लीव एक बार में, और हर 2 साल पर ये करा सकते हैं, और टोटल आप 60 लीव यानी मैक्सिमम 6 टाइम आप इन सर्विस में करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सैंक्शंस कम्यूटेड लीव, यानी कम्यूटेड लीव किसे के द्वारा स्वीकृत होता है? पियून, DPO, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर SOP, एंड सीनियर मोस्ट स्टाफ। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 24 होगा, उसके आंसर होगा सी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर SOP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पास रूल। पास रूल कवर इंटाइटलमेंट फॉर, पास नियम बनाने का किस अधिकार तय करते हैं? तो ओनली रेगुलर स्टाफ, ओनली परमानेंट स्टाफ एंड देयर डिपेंडेंट्स, ओनली रिटायर्ड स्टाफ, ऑल ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या हमारा 25 है दोस्तों, उसके आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। The MSCP staff scheme provides monetary upgradation in post, additional leave, बोनस फॉर अटेंडेंस, हाउसिंग, क्वार्टर्स। दोस्तों जो हमारा MSCP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। ये दोस्तों आपका 1/9/2008 से लागू है, और आपको पूरे लाइफ टाइम में 3 MSCP दिया जाता है। अगर आपको प्रमोशन हुआ है तो जितना प्रमोशन हुआ है उतना डिडक्ट कर लिया जाता है। अगर मान लीजिए आपको 2 प्रमोशन हुए हैं पूरे लाइफ टाइम, तो आपको 1 MSCP दिया जाएगा, वो भी कब? जब आपका लास्ट प्रमोशन हुआ होगा उसके 10 साल के बाद। तो ये होता क्या है दोस्तों, ये केवल मॉनेटरी अपग्रेडेशन होता है, न कि इंटाइटलमेंट। आपका नाम चेंज होता है, ना ही आपका पास इंटाइटलमेंट चेंज होता है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 26 है दोस्तों, उसका आंसर होगा ए, मॉनेटरी अपग्रेडेशन इन पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन पीरियड काउंट्स फॉर पेंशन, लीव, बोथ सस्पेंशन एंड लीव इफ ट्रीटेड एज ड्यूटी, नॉट काउंटेड फॉर एनीथिंग। यानी प्रश्न संख्या हमारा 27 जो होगा दोस्तों, उसका आंसर होगा सी। आप जब सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं तो सस्पेंशन क्या होता है, ये एक डिसिप्लिनरी प्रोसीजर होता है, ना कि सस्पेंशन कोई पेनाल्टी होता है। और दोस्तों जब हम D&R रूल पढ़ते हैं 1968, तो उसमें जो रूल 5 है हमारा, वो सस्पेंशन से रिलेटेड है। सस्पेंशन से रिलेटेड 4 तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म इश्यूज़ किए जाते हैं। पहला है हमारा SF1,
वो होता है दोस्तों इमीडिएट सस्पेंशन के लिए। जो SF2 होता है दोस्तों वो होता है हमारा डीम्ड सस्पेंशन के लिए, और जो SF3 होता है दोस्तों वो होता है सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए, यानी निर्वाह भत्ते के लिए। यानी अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया है तो आपका जीवन निर्वाह कैसे होगा, तो यानी आपके बेसिक और DA का, यानी आपको जो मंथली पे आउट है उसके हाफ कर दिया जाता है, 50% आपको पेमेंट दिया जाता है, वो भी आप SF3 पर क्लेम करेंगे, यानी नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के द्वारा आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें मिलती है। और SF4 जो होता है उसके द्वारा आपका सस्पेंशन को रद्द किया जाता है। तो ये था छोटी सी जानकारी। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 28, हु कैन डिसॉल्व अ स्टाफ यूनियन। एक कर्मचारी संघ को कौन भंग कर सकता है? डिविजनल ऑफिस, रेलवे बोर्ड, लेबर कमिश्नर एंड जोनल GM। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 28 है दोस्तों उसका आंसर होना चाहिए हु कैन डिसॉल्व अ स्टाफ यूनियन। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 28 का आंसर होना चाहिए वो है C, क्योंकि रजिस्ट्रार के द्वारा ये सारी किए जाते हैं एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अगर आपको इस रिलेटेड कोई डाउट है तो आप चैनल पर एक ट्रेड यूनियन 1926 का डिटेल वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो उसका आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा अगला है दोस्तों 29, स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर विच रीजन। देखिए, अटेंडिंग यूनियन कॉन्फ्रेंस, ट्रीटमेंट ऑफ मेजर इलनेस, फैमिली टूरिज्म एंड ओवर टाइम। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 29 है दोस्तों उसमें अटेंडिंग यूनियन कॉन्फ्रेंस के लिए आपको SCL दिया जाता है। यानी प्रश्न संख्या 29 का आंसर होगा A। DA is calculated as a percentage of what? बेसिक पे ओनली, बेसिक पे प्लस ग्रेड पे, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। तो DA किस पर आपको मिलता है? यानी आपको बेसिक पे पर मिलता है दोस्तों। यानी प्रश्न संख्या 30 का जो आंसर होगा वो होगा A, बेसिक पे ओनली। लेबर लॉज आर एप्लीकेबल टू, श्रम कानून किस पर लागू होते हैं? ओनली परमानेंट रेल स्टाफ, ऑल एम्प्लॉय इरिस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट टाइप, ओनली ग्रुप D एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ओनली। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 31 होगा दोस्तों उसका आंसर होगा B, ऑल एम्प्लॉय इरिस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम हाउ मेनी ब्रेक्स कैन बी देयर इन अ स्प्लिट शिफ्ट। एक विभाजित शिफ्ट में अधिकतम कितने ब्रेक हो सकते हैं? तो ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो मैक्सिमम जो ब्रेक हो सकता है दोस्तों वो होता है आपका 2, और जो शिफ्ट की जो संख्या मैक्सिमम होती है वो होती है 3। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 32 है दोस्तों उसका आंसर होगा B, 2 शिफ्ट, एक एक स्प्लिट शिफ्ट में 2 ब्रेक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्स द क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप C पोस्ट। यानी प्रश्न है हमारा ग्रुप C पदों में सीधी भर्ती के लिए योग्यताएं निर्धारित कौन करता है? तो ऑप्शन है रेलवे बोर्ड, यूनियन गवर्नमेंट, जोनल जनरल मैनेजर एंड डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 33 है दोस्तों उसका आंसर होगा A, रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस के द्वारा ही ये सारी चीज़ें की जाती है। व्हाट इज द नॉर्मल प्रोबेशन पीरियड फॉर ग्रुप C रेलवे एम्प्लॉयज़। हाँ, तो ग्रुप C रेलवे कर्मचारी की जो प्रोबेशन पीरियड होती है वो कितनी होती है? तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 34 है दोस्तों उसका आंसर है 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35,
विच सर्कुलर इंट्रोड्यूस्ड वन वे स्विच फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस? किस सर्कुलर ने यूपीएस से एनपीएस में एक तरफा स्विच की शुरुआत की? ऑप्शन है हमारा RB 65/2025, RB 70/2025, RB 91/2025, RB 25/2025। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 36 है दोस्तों, उसका आंसर होगा डी, RB 25/2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इशू पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स, यानी पीपीओ? पर्सनल अकाउंट्स, मेडिकल एंड सिक्योरिटी। यानी प्रश्न संख्या हमारा 37 है दोस्तों, उसका आंसर होगा बी, अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस? जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस में क्या शामिल नहीं होता है? आवर ऑफ ड्यूटी, लीव रूल, एग्जाम सिलेबस एंड पास इंटाइटलमेंट। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 38 है दोस्तों, वो होता है सी, एग्जाम सिलेबस। मिनिमम क्वालिफाइड सर्विस रिक्वायर्ड फॉर पेंशन अंडर ओपीएस। पुरानी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम सेवा कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 33 वर्ष और 30 वर्ष। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 39 है दोस्तों, उसके लिए आंसर 10 है। अभी भी आपको यूपीएस हो या यूपीएस हो या ओपीएस, वर्तमान में आपको 10 वर्ष की सेवा होनी आवश्यक होती है दोस्तों। उसमें बदलाव ये किया गया है कि ओपीएस में आपको 10 महीने का एवरेज एमेलमेंट्स लिया जाता था, लेकिन यूपीएस में आपको ये 12 महीने का किया गया है। तो ये सारी थोड़ी सी बदलाव हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेड एज सर्विस फॉर पेंशन इज एलिजिबिलिटी इन रेलवेज? पेंशन पात्रता में निम्नलिखित कौन सा सेवा में गिना जाता है? लीव विदाउट पे, सस्पेंशन पीरियड दैट इज ट्रीटेड एज अ ड्यूटी, अनऑथराइज्ड अब्सेंस एंड ब्रेक इन सर्विस पीरियड। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 40 का जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बी, सस्पेंशन पीरियड दैट इज ट्रीटेड एज ड्यूटी। अगला प्रश्न है दोस्तों व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर एनपीएस पेंशन इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा कितनी आवश्यक है? नो प्रोविजंस, 20 ईयर्स, 33 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 41 है दोस्तों, उसमें पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन्स जो मिनिमम ईयर होता है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अंडर एनपीएस इफ अ रेलवे एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस व्हाट हैपन्स टू द कॉर्पस? टोटल कॉर्पस फॉरफिटेड, ओनली एम्प्लॉय शेयर रिटर्न्ड, एम्प्लॉय गेट्स इंटायर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस, कॉर्पस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 42 है दोस्तों, उसका आंसर होगा बी, ओनली एम्प्लॉय शेयर रिटर्न। यानी अगर आपको एनपीएस के तहत जो कोई रेलवे कर्मचारी है जो एनपीएस से शासित होता है और रेलवे कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाता है, सेवा से हटा दिया जाता है, तो एनपीएस जो फंड जमा हुआ उसका क्या होता है? तो उस कंडीशन में आपके केवल कर्मचारी का अंशदान लौटा दिया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 43 है विच इज नॉट मैंडेटरी? आप प्राइमरी मैन पावर प्लानिंग टूल। तो ऑप्शन है हमारा वैकेंसी रजिस्टर्ड, बेंचमार्किंग, स्टाफ रनिंग रोस्टर एंड डिमांड फॉर ग्रांट। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 43 है दोस्तों, उसका आंसर होगा डिमांड फॉर ग्रांट। यानी ये सारे जो ऑप्शन डी है वो मैन पावर प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 द रोल ऑफ यूनियन इन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी इज? विभागीय पदोन्नति समिति में यूनियन की भूमिका क्या है? टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स एंड ऑब्जर्वर, रिप्रेजेंटेटिव ओनली,
हैज़ वोटिंग पावर, नॉट नो रोल एट ऑल। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 44 है दोस्तों, उसका आंसर होगा कि डी, नो रोल एट ऑल। डिपार्टमेंटल सिलेक्शन में यूनियन की कोई भूमिका न होती है, न होनी चाहिए। द चाइल्ड केयर लीव इज अवेलेबल फॉर चिल्ड्रेन अप टू। चाइल्ड केयर लीव बच्चों को कितने वर्ष के लिए आवश्यक या उपलब्ध होता है? तो 12 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष एंड 25 वर्ष। यानी 25 जो हमारा 45 है प्रश्न, उसका आंसर होगा बी, 18 वर्ष। Which authority can create post in division under delegate powers? DRM, zonal manager, जोनल जनरल मैनेजर, रेलवे बोर्ड, डिविजनल अकाउंट ऑफिसर्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 46 है दोस्तों, उसके अनुसार पहले था डीआरएम, लेकिन कुछ बदलाव होने के बाद वो सेफ्टी कैटेगरी के लिए है, लेकिन जो बदलाव हुआ है उसमें अभी है कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से आपको अप्रूवल लेना होगा कोई भी पोस्ट क्रिएट करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 47, अंडर एमएससीपी द फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेड इज आफ्टर। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, ऊपर के वीडियो में डिस्कशन किया था पूरे एमएससीपी को, कि एमएससीपी के तहत पहली वित्तीय उन्नयन कितने वर्षों के बाद मिलती है? तो ऑप्शन है 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर एंड 30 ईयर। तो दोस्तों आपको 10 वर्ष को बाद वित्तीय उन्नति प्रदान की जाती है। कब? जब आपको कोई प्रमोशन दे नहीं होता है तब। यानी मान लीजिए कि आप ज्वाइन किए और 4 साल बाद प्रमोशन हो गया, तो ज्वाइन करने के 10 साल बाद आपको एमएससीपी नहीं दी जाएगी। आपको तब से एमएससीपी दी जाएगी जब से आपका प्रमोशन हुआ है और अगला प्रमोशन आपका नहीं हुआ है। टोटल केवल ये 3 बार होती है। प्रमोशन और एमएससीपी की जो कुल संख्या होती है वो 3 होती है। यानी एक आपका प्रमोशन हो गया तो आपको 3 एमएससीपी नहीं दी जाएगी, आपको 2 एमएससीपी ही दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 अप्लाइज टू। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस पर लागू होता है? ऑप्शन है ऑल पब्लिक अथॉरिटीज, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट कंपनीज एंड ओनली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 48 है दोस्तों, उसका आंसर होगा ए, ऑल पब्लिक अथॉरिटीज। आरटीआई एक्ट से अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आरटीआई को ओवरव्यू देखिए उसका, उसके बाद एक पूरी 1 घंटे की वीडियो होगी, उसको आप देखेंगे तो उसमें जो 1 से जो 31 तक सेक्शन है उसको पूरे डिटेल में डिस्कस किया गया है। उस पर रिलेटेड हर एक्ट से एमसीक्यूज तैयार की गई है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इससे आपका एग्ज़ाम की जो आरटीआई जो सेक्शन होगा उसकी पूरी तैयारी एग्ज़ाम की हो जाएगी। इन लीव रूल्स हाफ पे एक्रूज एट। अर्ध वेतन अवकाश हाफ पे लीव कितने दर से जमा होता है? 1 मंथ पर ईयर ऑफ सर्विस, 1 डे पर मंथ ऑफ सर्विस, 10 डे पर ईयर, 20 डेज पर ईयर। हाफ पे लीव वर्ष में कितना जमा होता है? तो आपका हर 6 महीने में आपका 10 लीव जमा होता है, यानी टोटल 1 साल में आपका 20 लीव जमा होता है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 49 है दोस्तों, उसका आंसर होगा डी, 20 डेज पर ईयर। What is the maximum period of continuous leave that can be granted to a railway employee? रेलवे कर्मचारी को अधिकतम अस्थायी अवकाश कितने समय के लिए दिया जा सकता है? प्रश्न है हमारा 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 50 है दोस्तों, व्हाट इज मैक्सिमम कंटिन्यूअस लीव, हाँ, तो लगातार एक बार में 5 वर्षों तक दिया जा सकता है। यानी प्रश्न संख्या 50 का आंसर होगा डी। कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन
इज जनरली रिस्टोर्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। पेंशन का जो कम्यूटेशन का हिस्सा होता है वो कितने वर्षों बाद पुनः बहाल हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है 15 वर्षों के बाद। जैसे ऑप्शन है 10, 12, 15 और 20, यानी प्रश्न संख्या 51 का आंसर होगा सी, 15 वर्ष। A railway employee who retires on 30 June and his due increment is 1 July is entitled to। तो नो इंक्रीमेंट ऑप्शन है हमारा नोशनल इंक्रीमेंट, नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट एंड डबल इंक्रीमेंट। तो दोस्तों जो 30 जून को सेवानिवृत्त और 1 जुलाई को वेतन वृद्धि के पात्र रेलवे कर्मचारी को नोशनल इंक्रीमेंट देने का प्रावधान किया गया है। यानी प्रश्न संख्या 52 का जो आंसर होगा वो होगा बी, नोशनल इंक्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ नोट फाइल इन ऑफिस रिकॉर्ड्स। कार्यालय अभिलेखों में नोट फाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है हमारा 53 का प्रिजर्विंग कॉन्फिडेंशियल लेटर्स, मेंटेनिंग रनिंग कमेंट्री ऑन केस, स्टोरिंग फाइनेंशियल बिल्स, कीपिंग पर्सनल डायरीज। प्राइमरी नोट फाइल नोटिंग का क्या होता है। तो मेंटेन रनिंग कमेंट्री होना केस, यानी 53 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। प्रश्न संख्या हमारा 54 है दोस्तों। विच आइटम इज इसेंशियल फॉर ऑफिस रिकॉर्ड कीपिंग। फाइल इंडेक्स, पर्सनल डायरी, ड्राइंग पेपर एंड लीव फॉर्म। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 54 है दोस्तों वो होता है ए, फाइल इंडेक्स। अ डेमी ऑफिशियल लेटर इज यूज्ड व्हेन सेंडिंग, यानी डेमी आधिकारिक पत्र का उपयोग कब किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा सेंडिंग कॉन्फिडेंशियल मटेरियल डायरेक्टली, रिकॉर्डिंग मिनट्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन स्टाफ, कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन ऑफिसर फॉर अर्जेंट केसेस। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 55 है दोस्तों उसका आंसर होगा डी, अधिकारियों के बीच तत्कालिक मामलों के लिए पत्राचार होता है डेमी ऑफिशियल, यानी जो डेमी ऑफिशियल लेटर होता है उसका यूज़ किया जाता है। यानी प्रश्न संख्या हमारा 55 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। विच अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्स द क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप डी पोस्ट। ग्रुप डी पदों की सीधी भर्ती के लिए योग्यता निर्धारित कौन करता है। तो रेलवे बोर्ड, गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, जोनल जनरल मैनेजर एंड डीपीओ। यानी प्रश्न संख्या 56 का आंसर होगा, जहां रिक्रूटमेंट की शर्तों की बात आएगी उसका आंसर होगा रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर लेवल 1 पोस्ट आफ्टर 7 पे कमीशन। 7 पे के बाद लेवल 1 में पदों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो 8वीं पास, 10वीं पास, 12th पास एंड ग्रेजुएशन। यानी प्रश्न संख्या 57 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, 10वीं पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रजिस्टर इज एसेंशियल फॉर टेम्प्रोरी स्टाफ वर्किंग इन ऑफिस। लीव रजिस्टर, मस्टर रोल, पे बिल रजिस्टर एंड कंप्लेंट रजिस्टर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 58 है दोस्तों उसका आंसर होगा बी, मस्टर रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59। विच इज नॉट कवर्ड अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल। जो 1968 सस्पेंशन है, रिमूवल है, ग्रांट ऑफ लीव नहीं है, ये लीव रूल में है, और ये सेंसर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 59 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यह डिसिप्लिन एंड अपील रूल से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 60 है। फॉर सिलेक्शन पोस्ट द पैनल इज वैलिड फॉर, यानी चयन पदों के लिए पैनल कितने समय के लिए वैध होता है। ऑप्शन है हमारा 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ एंड 3 ईयर्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 60 है दोस्तों उसका आंसर होगा बी, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों 61। टेम्पोररी स्टेटस इज कन्फर्ड आफ्टर कंटिन्यूअस सर्विस। निरंतर सेवा के कितने समय बाद अस्थायी दर्जा मिलता है। ऑप्शन है 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। यानी प्रश्न संख्या
1 है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी 4 मंथ। रिवाइज्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 6 रिक्रूटमेंट इज, यानी लेवल 6 भर्ती के लिए संशोधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? तो 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड ग्रेजुएट, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 62 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी ग्रेजुएट। फॉर ऑडिट पैरा डिस्पोजल द फर्स्ट रिप्लाई इज कॉल्ड। ऑडिट पैरा निपटान में पहला उत्तर क्या कहलाता है? प्रोविजनल रिप्लाई, फाइनल रिप्लाई, एक्सप्लेनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 63 है दोस्तों, ये हमारा होता है प्रोविजनल रिप्लाई। ये नए प्रश्न आ रहे हैं इसमें। D&A रूल्स स्टैंड फॉर, द डिसिप्लिन एंड अपील रूल होता है। D&A नियमों का पूरा नाम क्या है? डिसिप्लिन एंड अलाउंस, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 64 का बी, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। इन विच ईयर RTI केम इनटू फोर्स? तो ऑप्शन है 96, 2000, 2005 एंड 2010, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 65 है दोस्तों, उसका आंसर होगा सी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु मेंटेन्स द वैकेंसी बैंक रजिस्टर? रिक्त बैंक रजिस्टर कौन रखता है? सीनियर DPO, एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क, अकाउंट्स एंड CPO, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 66 है दोस्तों, उसका आंसर होगा एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क। ड्राफ्ट पैराज आर डील्ड बाय, ड्राफ्ट पैरा किसके द्वारा निपटाए जाते हैं? ऑडिट सेक्शन, पर्सनल, ट्रैफिक एंड स्टोर्स, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 67 है दोस्तों, उसका आंसर होगा ऑडिट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ रिकॉग्नाइज यूनियंस एज पर पॉलिसी? तो 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड 4 ईयर्स, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 68 है दोस्तों, उसका आंसर होगा बी 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म इज यूज टू अपॉइंट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन डिसिप्लिन एंड अपील रूल? कौन सा फॉर्म का उपयोग D&R में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त के लिए किया जाता है? यानी ऑप्शन है हमारा 8, ऑप्शन 8 होता है दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए होता है, यानी प्रश्न संख्या 69 का आंसर होगा ए। SF11 होता है दोस्तों, वो होता है माइनर पेनाल्टी के लिए होता है। SF1 आपका सस्पेंशन के लिए होता है और SF5 आपका मेजर पेनाल्टी के लिए होता है। डिसिप्लिन एंड अपील रूल की कंप्लीट वीडियो दोस्तों चैनल पर है, आप देखें, आपकी सारी डाउट, सारा SF11 1 से 31 तक के जो सारे नियम, उसको डिटेल में व्याख्या किया गया है, आप समझेंगे तो आपका डिसिप्लिन एंड अपील रूल की सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कन्वर्ट एन इंक्रीमेंट पेनल्टी टू सेंशन? हाँ, इंक्रीमेंट दंड को सेंशन में बदलने का अधिकारी कौन है? तो अपीलिटी अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, CPRO एंड हाई कोर्ट, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 70 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होता है ए, अपीलिटी अथॉरिटी। नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि आप जैसे आपको कोई पेनल्टी इम्पोज किया गया, किसके द्वारा पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा? तो हमेशा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा। तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप 45 डेज में आप अपील करेंगे कि ये मेरे साथ न्यायसंगत ये जो प्रक्रिया हुई है ये न्यायसंगत नहीं है, तो आप अपील करेंगे। तो अपील आपकी अपीलिटी अथॉरिटी जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होगा उस पर वो कंसीडर करेगा, उसको कंसिडरेशन में लेगा। फिर आपको सारे रिपोर्ट को वो चेक करेगा, जांचेगा, आपके पक्ष को सुनेगा, फिर वो अपनी डिस्क्रिशनरी जो पावर होती है उससे वो तय करेगा कि हाँ इनके साथ ये जो पेनल्टी इम्पोज किया गया है वो उनके
जो उनसे जो गलतियां हुई है उसके बराबर है या नहीं है। अगर होगा तो वो बरकरार रख सकता है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो बढ़ा भी सकता है, और लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो वो माफ़ भी कर सकता है और उसको छोटा भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसके पास अपीलेटिव अथॉरिटी के अधिकार में रहता है। यानी प्रश्न संख्या जो इस 70 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग 71 को पढ़ते हैं। स्टाफ ऑन ट्रांसफर आर एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग टाइम नॉट एक्सीडिंग, यानी स्थानांतरण पर कर्मचारी को अधिकतम कितने दिन की ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। अधिकतम बात कह रहा है तो 15, 7, 9 एंड 30 डेज। यानी प्रश्न संख्या 71 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है, देखिए नॉर्मल, देखिए जो हमारा ज्वाइनिंग टाइम का जो रूल होता है दोस्तों, अगर 1000 किलोमीटर से कम की दूरी है तो 10 दिन दिया जाता है। 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की जो दूरी होती है उसके बीच में आपको 12 दिनों की ज्वाइनिंग टाइम दी जाती है, और 2000 से अधिक होता है तो उसमें आपको 15 दिनों की दी जाती है। यानी इसके अनुसार तो 15 दिन होगा, लेकिन स्थानांतरण पर मैक्सिमम जो, वो भी किसके अंतर्गत, ऑन रिक्वेस्ट या म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ही आपको ये सारी चीज़ें दी जाती है। और एक कंडीशन होती है, जब मान लीजिए किसी आपदा में फंस गए, वहाँ चक्रवात आ गया है, वहाँ फ्लड है, साइक्लोन है, या ऐसा कुछ इमरजेंसीज है जैसे कोरोना का टाइम था, तो उस कंडीशन में आपको 30 दिन का एससीएल, वो 30 दिन का एससीएल दिया गया था कोरोना टाइम के लिए, और ये इसको मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम बढ़ा दिया जाता है 30 दिन तक। यानी प्रश्न संख्या 71 का जो आंसर होगा वो होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल फॉर चाइल्ड केयर लीव इज एप्लीकेबल टू। चाइल्ड केयर लीव का नियम किस पर लागू होता है। ऑप्शन है हमारा फीमेल एम्प्लॉइज, सिंगल मेल एम्प्लॉइज, फॉर्म ए एंड बी, नन। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 73 है दोस्तों, उसका आंसर होगा द डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम फॉर जूनियर क्लर्क पोस्ट इंक्लूड्स। जूनियर क्लर्क पदों के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा में शामिल है। ऑप्शन है टाइपिंग टेस्ट, वाइवा, रिटेन टेस्ट एंड ऑल ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 73 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा रिटेन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी होता है। यानी ये दो आपका एग्ज़ाम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंचमार्किंग प्रोसेस रिलेट्स टू। बेंचमार्किंग जो प्रक्रिया है वो किससे जुड़ी है। सर्विस चेक, पोस्ट क्रिएशन, ट्रांसफ़र एंड स्टाफ वेलफेयर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 74 है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, पोस्ट क्रिएशन, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर फॉर स्टोर्स प्रोक्यूरमेंट जनरली इन्वॉल्व्स। यानी स्टोर सामग्री की खरीद में प्रक्रिया में क्या शामिल होती है। टेंडर, कोटेशन, परचेज कमिटी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर होगा डी। अगर कुछ भी सामान खरीदा जाता है तो ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। कोटेशन होता है, कमिटी होती है, फिर टेंडर होता है, ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। प्रश्न संख्या जो हमारा 76 है दोस्तों, उसका अगला प्रश्न है, द रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस इंजॉय विच ऑफ दीज फैसिलिटीज। ऑफिस अकोमोडेशन, रेलवे पास, एससीएल एंड ऑल ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 76 है दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट फॉर रेलवे स्टाफ इज। रेलवे स्टाफ के लिए आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंफॉर्मेशन एक्सेस, ग्रीवांसेस रिड्रेसल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 77 होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, इंफॉर्मेशन एक्सेस। आरटीआई का उद्देश्य यही होता है, ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके, इसके लिए चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट इज रिलेटेड टू। अनुदान के लिए मांग किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारा फाइनेंस, मैन पावर, विजिलेंस एंड
नन। यानी प्रश्न संख्या 78 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होता है ए, फाइनेंस के लिए। What is the minimum qualifying percentage for SC/ST candidates in LDC non-safety categories as per रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस? बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार एलडीसी में SC/ST उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिशत क्या होगी? तो ऑप्शन है 60%, 50%, 45% एंड 55%। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 79 होगा दोस्तों, उसका आंसर होगा बी, 50%। तो क्या होता है दोस्तों, उनको 10% का रिलैक्सेशन दिया जाता है नॉन सेफ्टी कैटेगरी में केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज गवर्न अंडर विच एक्ट? आरटीआई एक्ट, रेलवे एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसमें से तो कोई नहीं है, ये होता है इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। लेकिन इसका आंसर मान्यता किस अधिनियम के तहत आती है? देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ये आपका किसी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए होता है, न कि मान्यता देने के संबंध में। यानी प्रश्न संख्या 80 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। आपको क्या लगता है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड एट, चिकित्सीय परीक्षण कहाँ होता है? ऑप्शन है डिविजनल हॉस्पिटल, हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, हेल्थ यूनिट्स एंड ऑल ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 81 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों में से कहीं भी हो सकता है। द फर्स्ट पेज ऑफ नोट फाइल इज कॉल्ड इंडेक्स फ्लैग कवरिंग नोट मूवमेंट शीट। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 82 का जो आंसर होगा वो होता है इंडेक्स। इंडेक्स होता है किस किस पेज में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। इन द रोस्टर फॉर रिजर्वेशन VH स्टैंड्स फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। आरक्षण रोस्टर में VH का अर्थ क्या है? ऑप्शन है विजुअली हैंडीकैप्ड, वेरी हाई, वैकेंसी हेल्ड, वेटिंग हेड। यानी प्रश्न संख्या 83 का जो आंसर होगा वो होगा ए, विजुअली हैंडीकैप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84। द सर्विस कार्ड इज मेंटेन्ड फॉर, किसके लिए सेवा कार्ड रखा जाता है? परमानेंट स्टाफ, टेम्पोररी स्टाफ, बोथ एंड गजेटेड स्टाफ ओनली। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 84 का जो आंसर होगा दोस्तों, सर्विस कार्ड वो हमारा गजेटेड ऑफिसर के लिए, गजेटेड स्टाफ ओनली के लिए रखा जाता है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स अपार, यानी APAR एनुअल प्रोग्रेशन अप्रेजल रिपोर्ट होता है फॉर लेवल 1 एम्प्लॉय वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? 2022, 19, 15 एंड 10। यानी प्रश्न संख्या जो हमारे 85 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, 2009। यानी इसके लिए किया, जैसे आया था लेटर 14/12/2018 को एक लेटर आया था कि सबके लिए ऑब्जेक्टिव यानी एग्जामिनेशन जो होगा कंपलसरी कर दिया, कोई भी प्रमोशन के लिए सिलेक्शन के लिए किया जाएगा। तो उसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस था कि उसमें आपका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस भी काउंट किया जाएगा। तो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में आपका APR भी जरूरी होता है। तो इन कर्मचारियों को इस मुख्य धारा में यानी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं APR की शुरुआत की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली पेंशन स्कीम इज अवेलेबल टू, पारिवारिक पेंशन योजना किसके लिए उपलब्ध है? द स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ओनली स्पाउस, ओनली चिल्ड्रन। यानी प्रश्न संख्या 86 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87। इफ एन इंक्रीमेंट इज withheld फॉर 1 year विदाउट cumulative इफेक्ट आफ्टर 1 year, यानी 1 वर्ष के लिए बिना संचयी प्रभाव के लिए वेतन वृद्धि को रोक दिए तो 1 वर्ष क्या होगा? 2 इंक्रीमेंट्स ग्रांटेड, ओनली withheld इंक्रीमेंट रिस्टोर्ड, पे फिक्स्ड एट नेक्स्ट स्टेज, इंक्रीमेंट कैंसिल्ड।
यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 87 का जो आंसर होगा वो होगा ए। देखिए क्या होता है, कंडीशन होता है इसमें कि विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, एक होता है विथ कम्युलेटिव इफेक्ट, दो कंडीशन होती है। विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि जो आपका इंक्रीमेंट को रोका गया है वो अगले साल जैसे ही एक साल का पीरियड होगा आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है ये। लेकिन जहाँ कहेगा कि विथ कम्युलेटिव इफेक्ट, यानी आपको वो इंक्रीमेंट कभी नहीं दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक लॉस होता है कर्मचारी के लिए। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 87 का जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कैंसिल अ लीव ऑलरेडी सैंक्शन बट नॉट अवेल्ड। स्वीकृत परंतु न ली गई छुट्टी को रद्द करने का अधिकार किसके पास है? सीपीओ, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, अकाउंट ऑफिसर एंड डीआरएम। प्रश्न संख्या जो हमारा 88 का जो आंसर होगा वो होगा बी, सैंक्शनिंग अथॉरिटी। क्योंकि अभी जो वर्तमान में क्या हो रहा है कंडीशन, कि आप कोई भी छुट्टी अवेल कर लिए, आपको कैंसिलेशन कराना है तो आपको कैंसिलेशन अप्लाई करना होता है एचआरएमएस के थ्रू। तो जो अथॉरिटी, जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं, ऑफिसर हैं, अगर उन्होंने उस छुट्टी को अप्रूव किया है तो उससे हायर अथॉरिटी उस छुट्टी को कैंसिलेशन के लिए अप्रूव करती है, या मॉडिफाई करना हो या आपको जो भी करना होगा उससे हायर अथॉरिटी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सर्विस रिकॉर्ड्स आर टू बी केप्ट फॉर मिनिमम। यानी सभी सेवा रिकॉर्ड कितने समय तक रखा जाना चाहिए? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड नो लिमिट। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 89 होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, नो लिमिट। A request to grant the benefit of compassionate appointment can be considered after a lapse of at least how many। यानी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने के लिए अनुरोध पर कम से कम 1 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद विचार किया जा सकता है। 6 months, 1 year, 2 year एंड 7 years। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 90 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, 2 years। वो किसके लिए होता है? मिसिंग कैंडिडेट्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रिविएशन आरबीई स्टैंड्स फॉर द रेलवे बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन है रेलवे बोर्ड एग्जीक्यूटिव, रेलवे बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट, रेलवे बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट रीजनल बोर्ड एंड रेलवे बोर्ड इन्फोर्समेंट। प्रश्न संख्या जो हमारा 91 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, रेलवे बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट आरबीई का फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीनियरिटी ऑफ स्टाफ इज गवर्न्ड बाय। कर्मचारी की वरिष्ठता किसके द्वारा निर्धारित होती है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ कंफर्मेशन एंड पासिंग डेट। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 92 का जो आंसर होगा वो होगा ए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट। एन एम्प्लॉय ऑन सस्पेंशन इज, निलंबनकालीन कर्मचारी क्या है? नॉट एलिजिबल फॉर एनी लीव, एलिजिबल फॉर हाफ पे लीव, एलिजिबल फॉर फुल पे लीव, एलिजिबल फॉर ऑल लीव। यानी प्रश्न संख्या का 93 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होता है प्रश्न संख्या 93 का जो आंसर होगा वो होगा ए, उसके दौरान आपको कोई भी लीव नहीं दिया जाता है। क्वालिफाइंग सर्विसेज वेरिफिकेशन एसआर शुड बी। एसआर में योग्यता सेवा सत्यापन किया जाना चाहिए मंथली, एनुअली, 5 years बिफोर रिटायरमेंट एंड एनी टाइम। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 94 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 5 years बिफोर रिटायरमेंट। मैक्सिमम पीरियड फॉर एन एडॉक प्रमोशन टू नॉन गज स्टाफ इज, यानी अराजपत्रित कर्मचारी के लिए तदर्थ पदोन्नति की अधिकतम अवधि क्या होती है? 1 year, 3 months, 6 months, 3 year, 6 months एंड 2 years। यानी प्रश्न संख्या जो 95 का जो आंसर होता है ये मैक्सिमम होता है 6 month, लेकिन 4 month का कंडीशन होता है,
लेकिन 4 से 6 होता है एडॉक प्रमोशन का, तो आपको कारण बताना होता है कि ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को 4 मंथ के अंदर में क्यों नहीं कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियरिटी लिस्ट इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड। वरिष्ठता सूची आमतौर पर कब बनाई जाती है? मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली एंड एवरी 2 ईयर्स। यानी प्रश्न संख्या जो है 96 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट्स मस्ट बी डिस्पोज्ड विद इन 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 96 का जो सॉरी 97 का आंसर होगा वो होगा सी, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, अ लीन ऑन पोस्ट मीन्स। किस पद पर लीन का अर्थ क्या होता है? लीव ग्रांटेड, टेम्पोररी असाइनमेंट, राइट टू होल्ड द पोस्ट एंड ट्रांसफर ऑर्डर। यानी प्रश्न संख्या 98 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होता है सी, राइट टू होल्ड द पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग फैमिली कैन बी इंक्लूडेड ऑन अ प्रिविलेज पास? 5, 6, 4 एंड 7। यानी प्रश्न संख्या जो 99 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 100, एडवांस इंक्रीमेंट में बी ग्रांटेड एज। एडवांस इंक्रीमेंट किस रूप में दी जा सकती है? अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ट्रांसफर एंड बेनिफिट, ऑन रिटायरमेंट, ओनली ऑन प्रमोशंस। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 100 यानी 100 का आंसर होगा ए, अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट। अब हमारा इस्टेब्लिशमेंट खत्म हुआ दोस्तों, अब आ गया हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया लिस्टेड। भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषाएं किस सूची में आती हैं? 5th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 10th शेड्यूल एंड 11th शेड्यूल। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 100 का आंसर होगा वो होगा बी, 8th शेड्यूल। What is the purpose of Committee on Official Language as per Article 344 of the Constitution? अनुच्छेद 344 के अनुसार आधिकारिक भाषा का समिति का उद्देश्य क्या है? रिकमेंड प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी, कंडक्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन, रिक्रूट ट्रांसलेटर इन मिनिस्ट्रीज एंड इन्फोर्स हिंदी लैंग्वेज। यानी प्रश्न संख्या 102 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, रिकमेंड प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन एंड इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। कौन सा अधिनियम संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए हिंदी और संघ राज्यों के बीच संवाद के लिए अंग्रेजी का प्रयोग का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन है ऑफिशियल एक्ट 1963, लैंग्वेज रिजोल्यूशन एक्ट 1976, 3 लैंग्वेज फार्मूला एक्ट एंड बाइलिंगुअल एक्ट 1956। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 103 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। विच सेक्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 डील्स विद द कंटिन्यूअस यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस? राजभाषा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा आधिकारिक कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग से संबंधित है? यानी प्रश्न हमारा का ऑप्शन है सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 8। यानी प्रश्न संख्या 104 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रीजन एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स रिफर्स टू। आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार ये क्षेत्र किसे कहा जाता है? स्टेट्स यूजिंग इंग्लिश ओनली, स्टेट्स वेयर हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉर्दर्न स्टेट्स एंड ऑल स्टेट्स इन साउथ। यानी प्रश्न संख्या 105 का जो आंसर होगा वो होगा बी, स्टेट्स वेयर हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑप्शन है 20, 30, 50 एंड 60। तो आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति में न्यूनतम कितने सदस्य आवश्यक होते हैं दोस्तों? लोकसभा में 20 होते हैं, राज्यसभा में 10 होते हैं, कुल मिलाकर के 30 होते हैं। यानी प्रश्न संख्या 106 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 30। ट्रांसलेशन ऑफ विच
डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। आधिकारिक भाषा नियमों के तहत किन दस्तावेजों का अनुवाद अनिवार्य है। तो पार्लियामेंट्री पेपर्स ओनली, रूल्स रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस, पर्सनल लेटर्स, इंटरनल स्टाफ मेमोज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 107 है दोस्तों, उसका आंसर होगा बी, रूल्स रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशंस। Which article of Constitution mentions the promotion of Hindi for official purpose? संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के विकास के लिए उल्लेख करता है। ऑप्शन है आर्टिकल 343, 344, 351 एंड 370। यानी प्रश्न संख्या 108 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 351। As per the three language formula, which language are typically taught in central schools? त्रिभाषा सूत्र के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में आमतौर पर कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती है। हिंदी स्टेट्स इंग्लिश, हिंदी संस्कृत इंग्लिश, हिंदी फ्रेंच तमिल, हिंदी उर्दू इंग्लिश। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 109 है उसका आंसर होगा दोस्तों ए, हिंदी स्टेट्स लैंग्वेज एंड इंग्लिश। Under Rule 10 of Official Language, correspondence between central government offices situated in the region B should be। यानी राजभाषा नियमावली के अनुसार अंतर्गत ख क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के बीच पत्राचार किस प्रकार होना चाहिए। इंग्लिश ओनली, हिंदी ओनली, रीजनल लैंग्वेज एंड हिंदी और इंग्लिश। यानी प्रश्न संख्या 100 का जो आंसर होगा 110 का वो होगा डी, हिंदी या इंग्लिश या दोनों में। दोस्तों ये रहा हमारा ओएस का पेपर जो चेन्नई डिवीजन का था, साउदर्न रेलवे का। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अगर कोई त्रुटि आपको लगे तो आप कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर अच्छी डिस्कशन चल रही है। सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेज लिमिटेड है। मैं वहाँ किसी फ़ोटो को पेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे करेंगे या अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए तो वो भी किया जा सकता है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।